7 साल पहले एक हॉरिफाइंग डिजास्टर हुआ जिसे कहते हैं डंजन ब्रेक। और उसी दिन मेरे माँ बाप गुजर गए और एक ही झटके में मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं एक हंटर बनूंगा और इन सभी मॉन्स्टर को मार दूंगा। और अब 7 साल बीत चुके हैं। हमारा एमसी एक ब्रेंच पर बैठा हुआ था और हमारे एमसी को उसके हंटर ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया है। हमें से हान बुलाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी कह रहा होता है, हान शोंगुन, अब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर आने की कोई जरूरत नहीं है। हान कहता है, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं और मुझे इतनी अचानक ही क्यों निकाला जा रहा है। वो आदमी कहता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग अवेकन हो जाते हैं उन्हें अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में सिर्फ कुछ महीने लगते हैं और फिर वो अपना हंटर वाला काम शुरू करते हैं। लेकिन शोंगिन, तुम्हें तो पहले ही 7 साल हो चुके हैं और तुम्हारा टैलेंट तो कचरे से भी ज्यादा कचरा है। और अगर तुम यहीं पर रहे तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे हान के साथ ये दिक्कत थी कि उसने 7 साल ट्रेनिंग करी लेकिन उसके स्टैट्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं बढ़े। दूसरे हंटर्स के मुकाबले जो कि कुछ महीने ट्रेनिंग करते हैं उनके स्टैट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए हान को ट्रेनिंग सेंटर से निकाल दिया गया है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। हान उस ब्रेंच पर बैठा हुआ था और बहुत गुस्सा हो रहा था। तभी एक मम्मी और उसकी बेटी आपस में बातें कर रहे थे। वो मम्मी कहती है, बताओ बेटा, तुम्हारे पापा कैसे गुजर गए थे। वो बच्ची कहती है, मैं जानती हूँ मॉम, जब 7 साल पहले मॉन्स्टर ने हमला किया था तब डैडी गुजर गए थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। आगे वो लेडी अपनी बच्ची से कहती है, अगर आगे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दिक्कत आती है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। वो बच्ची कहती है, हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेरा प्यारा बेटा, बेटी का भी गिव अप मत करना। और इनकी बातों को सुनकर हमारा हान फिर से मोटिवेट हो जाता है और वो उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और वहाँ से भागते हुए सोच रहा था, ये ठीक है, मैं पिछले 7 सालों से ये झेलते हुए आ रहा हूँ और मैं अब ऐसे ही नहीं रुक सकता, मुझे गिव अप नहीं करना। हान भीगते हुए उसी आदमी के पास फिर से जाता है और कहता है, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन अब की बार ये आदमी गुस्सा हो चुका था। ये आदमी गाली देते हुए कहता है, तुम कमीने, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? क्या तुम अपनी मेंबर से फीस को रिफंड करवाने के लिए आए हो? हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, ये पैसों के बारे में नहीं है। लेकिन वो आदमी अब गुस्सा हो चुका था। वो हान को एक चोर का चपाट लगाता है और हान पीछे कचरे में जाके गिरता है। और अब हान यहाँ पे सोच रहा था, अगर मेरे पास भी कोई यूनिक ट्रेट होता, नहीं मेरे पास बस थोड़ा सा टैलेंट भी होता। तभी सिस्टम अपीयर होता है और सिस्टम कहता है, टावर ऑफ ट्रायल्स हमारी आयरन बिल को रेस कर रहे हैं। हान इसकी वजह से शॉक हो चुका था, लेकिन जिस पानी के ऊपर वो पड़ा हुआ था वो उसी पानी में घुसा चला जाता है और पीछे रह जाती है तो उसकी एक टोपी। बस हम देखते हैं हान को जो कि पानी के अंदर घुसा जा रहा था। तभी सिस्टम पर फिर से मैसेज आता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ने सुटेबल कैंडिडेट्स को पृथ्वी पर से सेलेक्ट किया है। इसका मतलब कि हान ही नहीं था जिसको सिलेक्ट किया गया था, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलेक्ट किया गया था। सिस्टम फिर से कहता है, प्लीज अपनी डिफिकल्टी सेलेक्ट कीजिए और तुम्हारी डिफिकल्टी के तौर पर ही तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। डिफिकल्टी जितनी ज्यादा हाई होगी तुम्हें रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा मिलेगा। हान कहता है, मुझे नहीं पता अगर ये हो क्या रहा है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे कह रही है कि मुझे इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए। और वो डिफिकल्टी चूज कर लेता है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता। सिस्टम फिर कहता है कि तुम टावर ऑफ ट्रायल के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो, प्लीज खुद को इसके लिए प्रिपेयर कर लें। इसके बाद हम देखते हैं हान एक डेजर्ट में आ चुका था और सिस्टम उसे एक वेपन प्रोवाइड करता है जो कि एक स्वॉर्ड थी। सिस्टम कहता है, और तुम्हारा सब्जेक्ट है कि तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है और तुम्हारा रिवॉर्ड है कि तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिलेगा। और यूनिक ट्रेट के नाम से हमारा हान खुश हो जाता है और कहता है, मैंने 7 साल तक वर्क हार्ड किया लेकिन मुझे कुछ भी यूनिक ट्रेट नहीं मिला और यहाँ पर मुझे यूनिक ट्रेट सिर्फ एक रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है, ये तो कमाल की बात है। इसके बाद हान उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी जमीन से निकलता है गोलम और सिस्टम पर भी आ गया था कि ट्यूटोरियल स्टार्ट हो चुका है। और अब हमें पता चलता है कि हान ने सबसे खतरनाक डिफिकल्टी, हार्ड डिफिकल्टी चूज करी है और हमारे हान को यहाँ पे सैंड गोलम के अगेंस्ट में 10 मिनट तक सर्वाइव करना था और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी पेनल्टी है डेथ। हान उस गोलम से डर गया था और उसे बचकर भाग रहा था। इसके बाद हान कहता है, क्या मैं सच में ऐसे ही भागता रहूं तो इससे बच पाऊंगा? और इस गोलम को देखकर लगता है कि ये बहुत ज्यादा स्लो होगा, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा फास्ट है और यहाँ पे मैं इस रेत की वजह से ज्यादा भाग भी नहीं सकता और मेरे स्टेमिना को देखते हुए मेरे लिए 9 मिनट तक भागना नामुमकिन है। अब यहाँ पे हान उस गोलम से भागे ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे अपने 7 साल की जर्नी याद आई कि हर कोई उसे सिर्फ नीचा दिखा रहा था। हान फिर से मोटिवेट हो गया था और हान कहता है, मैंने 7 साल तक हंटर बनने का ट्राई किया और अगर अब थ्योरी की बात आए तो मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उन हंटर से ज्यादा ही जानता हूँ जो कि फील्ड पर हंटिंग करते हैं। साथ ही हान कहता है, इस तरह के गोलम जब मूव करना बंद कर देते हैं जब इनका कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इसके लिए हान ऊंची जगह पर जाता है और छलांग मारकर उस गोलम के कोर के पास आ गया था और हान उस गोलम के कोर पर हमला भी करता है, लेकिन वो कोर सिर्फ थोड़ा सा ही टूट पाया था। हान जल्दी से दूसरी बार स्ट्राइक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो गोलम हान को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी हान हिम्मत करता है और अपनी तलवार उस गोलम पर फेंक के मारता है और लकीली वो तलवार गोलम के कोर पर लग भी जाती है और वो गोलम डिस्ट्रॉय हो जाता है। और सिस्टम पर भी मैसेज आ गया था कि आपने गोलम को हरा दिया है और इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया है। और इस गोलम को हराने के बाद हान बहुत ज्यादा खुश था। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि आपने फर्स्ट फ्लोर के ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है और तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक यूनिक ट्रेट मिलता है और साथ ही 1500 पॉइंट भी मिले थे। अब हान इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने 7 साल तक ट्रेनिंग की, लेकिन उसे कुछ भी फल नहीं मिला और अब फाइनली उसने अपनी एक यूनिक स्किल हासिल कर ली है और उसका यूनिक ट्रेट है नेक्रोमेंसी। तभी वो गोलम जहाँ पे मरा था वहाँ पे एक लाल लाल से एक गोला जैसा बनने लगता है। हान अपनी उंगली को उस लाल लाल से गोले से टच करता है। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि आप गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना चाहेंगे। हान इसके लिए
लिए यहाँ करता है। हान के यहाँ करते वो लाल लाल सी चीज और भी ज्यादा तेजी से इकट्ठा होने लगती है और हान के शरीर के अंदर चली जाती है। और अब सिस्टम पर भी मैसेज आ गया था कि आपने सैंड गोलम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है और आपकी प्रोफिशिएंसी 7% से बढ़ गई है। इसके बाद हान कहता है मैं उस स्पिरिट को महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब कि अगर मैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं उन्हें स्टोर कर सकता हूँ। तभी सिस्टम पर मैसेज आता है कि आपने जिस स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से आपके स्टैट परमानेंटली बढ़ गए हैं और तुम्हारी स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाती है और तुम्हारी हेल्थ 2 से बढ़ जाती है। हान कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी मेरे पूरे शरीर में बह रही है। क्या मेरे स्टैट सच में बढ़ चुके हैं? हान को अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने पहले 7 साल तक ट्रेनिंग करी लेकिन उसके स्टैट्स कभी नहीं बढ़े और अब हान बहुत ज्यादा खुश था। तब एक पोर्टल खुल गया था। सिस्टम उसे वेटिंग रूम में जाने को कह रहा था। हान उस पोर्टल में घुस गया था और वो अब वेटिंग रूम में आ गया था। हान के वेटिंग रूम में आते ही उसके सारे चोट अपने आप ही हील हो जाती है। हान को वहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ दिखता है। हान उस बेड पे जाता है और चित्त पड़ जाता है और अब हान सोच रहा था आखिरकार अब मैं क्या करूँ, क्या मैं कभी इस टावर से निकल पाऊंगा? तभी सिस्टम फिर से आता है और कहता है कि आप इन फॉलोइंग कमांड्स का यूज कर सकते हैं जैसे कि इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल, और आपको इनका यूज करने के लिए सिर्फ इनका नाम बोलना है। इसके बाद हान डायरेक्ट बोलता है ट्रायल, लेकिन वो अभी ओपन नहीं होता क्योंकि अभी सेकंड फ्लोर के ट्रायल को चालू होने के लिए 23 घंटे और 21 मिनट है। इसके बाद हान कहता है कम्युनिटी और हम देखते हैं हान के सामने एक चैट जैसी चीज खुल गई थी जहाँ पे बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। इसके बाद हान कहता है इनकी बातों को सुनकर लगता है कि ये भी अभी कंफ्यूज है, इन्हें भी अभी कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पे एडमिन एंटर करता है। तो एडमिन का मतलब तो जानते ही होंगे, मतलब कि जितने इस कम्युनिटी को बनाया है। एडमिन कहता है जिन लोगों ने फर्स्ट फ्लोर के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है उनके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन का नाम सुनते ही हान भी सतर्क हो गया था सुनने के लिए। इसके बाद एडमिन कहता है कि जो भी पॉइंट्स तुम्हें फर्स्ट फ्लोर का ट्यूटोरियल कंप्लीट करने पर मिले हैं वो यहाँ पे टावर ऑफ ट्रायल में पैसे की तरह यूज होंगे और इस टावर ऑफ ट्रायल में तुम बिना पॉइंट्स के एक बूंद पानी भी नहीं ले सकते और पॉइंट्स सिर्फ ट्यूटोरियल कंप्लीट करने से ही मिलते हैं। हान कहता है तो इसका मतलब कि हम बिना पॉइंट्स के एक बूंद पानी भी नहीं ले सकते। इसका मतलब कि हमें ना चाहते हुए भी पॉइंट्स को अर्न करने के लिए ट्यूटोरियल्स को कंप्लीट करना होगा। इसके बाद एडमिन कहता है कि बस यही था जो कि हम आपको बताना चाहते थे और ये कहते ही एडमिन वहाँ से एग्जिट हो जाता है। इसके बाद हान सोच रहा था कि मैं इस स्वॉर्ड के साथ अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हान स्टोर में जाता है और एक शील्ड भी बाय कर लेता है और वहीं पे ट्रेनिंग करने लगता है और हान अब थक कर गिर गया था लेकिन तभी उसकी बॉडी अपने आप ही हील हो जाती है और उसकी सारी थकावट चली जाती है। हान भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हान अपनी इन्वेंट्री को देखता है और कहता है कि शॉपिंग करने के बाद अब सिर्फ मेरे पास 40 पॉइंट बचे हैं, बल्कि हान के पास पहले 1500 पॉइंट थे। और हाँ आपको बता दूं कि हान को रिवॉर्ड के तौर पर 1000 पॉइंट्स मिले थे और बाकी के 500 पॉइंट्स उसको एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पर दिया गया था। और अब सेकंड फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट होने में सिर्फ 17 मिनट 17 सेकंड रह गए थे। हान कहता है क्या मैं फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा? नहीं, मुझे सर्वाइव करना ही होगा। और अब सेकंड फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो गया था। हान उसमें एंटर भी कर गया था। अब हान देखता है कि वो एक फॉरेस्ट में था और सिस्टम उसे कहता है कि इस टावर ऑफ ट्रायल का सब्जेक्ट है कि आपको असैसिनेशन करना है। दिए गए समय पर आपको ऑर्क लीडर का असैसिनेशन करना है। हान एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था और सारी ऑर्क ट्राइब को देख रहा था। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला पार्ट खत्म हुआ था। हान सेकंड फ्लोर के ट्यूटोरियल में एंटर कर गया था और वहाँ पे उसका टास्क था कि उसे ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। और अब हम देखते हैं हान झाड़ियों में छुपकर सोच रहा था। नॉर्मली ऑर्क ट्राइब के पास कुछ गार्ड होते हैं जो कि उन्हें गार्ड करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी एक गार्ड को भी हरा पाऊंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? तभी हान को एक आइडिया आता है। हान एक लकड़ी में आग जलाता है और उसे अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करता है और वो स्टोर हो भी जाती है। हान कहता है भले ऑर्क ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो बहुत ज्यादा आलसी हैं लेकिन वो असलियत में बहुत ज्यादा मेहनती हैं। आगे हान कहता है कि हंटर एसोसिएशन के हिसाब से गार्ड हमेशा खड़े नहीं रहते, वो गांव भी जाते हैं खाने के लिए। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए हान ने पूरे ऑर्क विलेज में आग लगा दी थी जो कि उसने अपनी इन्वेंट्री में सेव करी थी। इसके बाद हम देखते हैं पूरे ऑर्क विलेज में आग लग चुकी थी। हम देखते हैं वहीं पे 2 ऑर्क थे जो कि पानी ले जा रहे थे ताकि वो अपने आग को बुझा सकें, लेकिन हान उनके पीछे से आता है और उन पर अटैक करता है और उन्हें मार देता है। हान पहले की तरह ही उनकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हान कहता है इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था और इस वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 9% से बढ़ गई थी। हान ये सब कर ही रहा था लेकिन हान के पीछे एक गार्ड आ गया था। हान भी इसे नोटिस कर लेता है लेकिन तभी वो गार्ड हान पर अटैक कर देता है। हान बड़ी मुश्किल से अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक पा रहा था। हान अपनी स्टोर की गई स्पिरिट का यूज करता है और अपने स्टैट्स को बढ़ाता है और हाँ ये स्पिरिट हान के स्टैट्स को बढ़ाने के लिए काम आती है। और अब हान की ताकत 4 से बढ़ जाती है और एजिलिटी 2 से बढ़ जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं वो गार्ड मर चुका था और हान उसकी स्पिरिट को अब्सॉर्ब कर रहा था। साथ ही हान फिर से स्पिरिट का यूज करता है और फिर से अपने स्टैट्स को बढ़ाता है। हान कहता है बहुत अच्छे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गार्ड मेरे लिए थोड़ा सा भी खतरा नहीं रहेंगे। इसके बाद हान अंदर जाता है और वो दिखता है कि 3 वर्कर, एक गार्ड और एक क्लैन हेड बचा हुआ है। हान ने उन वर्कर को तो बहुत आसानी से मार दिया था लेकिन उस गार्ड ने हान पर अटैक कर दिया था जिसे कि हान अपनी शील्ड से रोक लेता है। इसके बाद हान अपनी पूरी जान लगाता है और उस गार्ड को भी मार देता है और अब सिर्फ वो क्लैन लीडर बचा था। वो क्लैन लीडर भी कुछ कम नहीं था, उसने हान पर एक फायरबॉल से हमला कर दिया था लेकिन हान उसे अपनी शील्ड से रोक लेता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत होती है। वहीं क्लैन लीडर तो खुश हो रहा था कि हाँ भाई मैंने तो मार दिया होगा उसे, लेकिन कुछ देर बाद वो दिखता है कि हान तो एकदम सही है और हान के इस फायर को झेलने की वजह से उसकी एक स्किल फायर रेजिस्टेंस क्रिएट
लेट हो जाती है। हान गुस्से में कहता है तू तो गया बुड्ढे। हान को जिंदा देखकर क्लैन लीडर फिर से फायर अटैक करता है, लेकिन अब की बार हान बहुत तेजी से उसके पास आ गया था और उसके दोनों हाथ ही काट दिए थे। क्लैन लीडर चिल्लाते हुए अपनी झोपड़ी में घुस गया था। हान भी उस झोपड़ी में आता है तो वो दिखता है कि क्लैन लीडर 2 बच्चों के साथ बैठा हुआ था। वो बच्चे भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। उनमें से एक बच्चा आता है और हान का पैर पकड़ता है। उसकी इस हरकत से हम समझ जाते हैं कि वो भीख मांग रहा था कि भाई हमें और हमारे परिवार को छोड़ दो, लेकिन हान इमोशनलेस खड़ा हुआ था और हान को अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। लेकिन ये बच्चा भी कोई मासूम नहीं था। ये अपने पीछे से एक हथियार निकालता है और हान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हान तभी इस पर अटैक कर देता है और इसके साथ सभी को मार देता है। और सिस्टम पर भी ट्यूटोरियल कंप्लीट होने का मैसेज आ गया था और इस वजह से उसकी शील्ड पूरी खराब हो चुकी थी। इसके बाद हान कम्युनिटी सेक्शन खोलता है जहाँ पे उसे क्वेश्चन वाउचर के बारे में पता चलता है। इसके बाद हान सिस्टम के इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाता है और इस क्वेश्चन वाउचर के बारे में पूछता है। अब हमें पता चलता है कि क्वेश्चन वाउचर एक ऐसा वाउचर है जहाँ पे तुम क्वेश्चन लिखकर भेजते हो और मॉडरेटर उसका खुद रिप्लाई करता है, और इस वाउचर का यूज तुम हर फ्लोर पर एक ही बार कर पाओगे। इसके बाद हान कहता है कि उसे कम्युनिटी सेक्शन से कुछ ये बातें भी पता चलेंगी कि एक ऐसा रिटर्न स्टोन होता है जो कि तुम्हें टेम्पररी तौर पर पृथ्वी पर पहुंचा सकता है, लेकिन उसको सिर्फ तुम 5वें फ्लोर के बाद ही यूज कर सकते हो। साथ ही हान सोच रहा था अगर मैं अभी पृथ्वी पर जाता हूँ तो मैं कम से कम एक ए रैंक हंटर होऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें साथ ये बताना भूल गया कि 7वें फ्लोर के बाद कुछ ऐसी चीज होती है, मतलब आइटम होता है जिसकी वजह से तुम पृथ्वी पर लौट सकते हो। आगे हान कहता है मैंने तो बहुत मुश्किल से ये 2nd फ्लोर को कंप्लीट किया है, क्या मैं 8वें फ्लोर तक पहुंच भी पाऊंगा। साथ ही हान कहता है अरे चलो पॉजिटिव रहते हैं, मेरे स्टेट्स जो पहले बहुत ज्यादा बेकार थे कम से कम अब वो एवरेज तो हैं। और अब हान सारी स्प्रिट को एब्जॉर्ब करने लगता है जो कि उसने 2nd फ्लोर पर एब्जॉर्ब करी थी, और इस सब के बाद उसके स्टेट्स कुछ ये हो जाते हैं, देख सकते हो। उन सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद हान की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। हान कहता है कि लगता है कि मैं ह्यूमंस के बियॉन्ड जा चुका हूँ। हान इतना खुश था कि वो आसपास भागे जा रहा था, इधर भाग उधर भाग, लेकिन वो अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाता और दीवार पर जाकर छप जाता है। अब हान शॉप पर जाता है और वहाँ से एक बिग बैटरी शील्ड खरीदता है जो कि 2100 पॉइंट की थी। इसकी जानकारी कुछ ऐसी है, देख लेना, मैं डाल दूंगा। और ये 2 आइटम है, एक तलवार और वो केप, और ये हान को रिवॉर्ड के तौर पर दिए गए थे 2nd फ्लोर का ट्रायल कंप्लीट करने पर। इसकी जानकारी भी कुछ इस प्रकार है, देख लेना। और अब हान इन्हें पहनकर एकदम मस्त लग रहा था। इसके बाद हान इनसे यूज टू होने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता है और फिर 3rd फ्लोर के ट्रायल पर एंटर कर जाता है। और यहाँ पे हान का टास्क था ड्यूअल। हान एक केव में था, तभी सिस्टम आता है और कहता है 10 सेकंड बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर कर जाएगा। हान भी इसके लिए अलर्ट हो जाता है और अब टाइम भी हो चुका था। तभी गार्डियन ऑफ डार्कनेस का एक डोपलगैंगर आता है जो कि हान पर अचानक ही हमला कर देता है। अब दोनों आमने सामने खड़े थे। हान को जो थोड़ी बहुत चोट लगी थी उसे वो हान फास्ट रिकवरी स्किल की मदद से हील कर लेता है। हान कहता है अगर मैं थोड़ा सा भी मूव नहीं होता तो उसने मेरी स्पाइन काट देनी थी। हान उस पर अटैक करने के लिए जाता है और उस पर एक स्लैश भी मार देता है, लेकिन वो खुद को हील कर लेता है। अब की बार डोपलगैंगर हान पर अटैक करने के लिए आता है। ये डोपलगैंगर हान के मूव्स को कॉपी कर रहा था। हान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद की स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस का यूज करूंगा इसे हराने के लिए। और अब इन दोनों में जोरों की फाइट होने लगती है। हान कहता है क्या ये मेरा वहम है या फिर ये सच में हो रहा है। ये फाइट के दौरान ताकतवर होता जा रहा है। इस पर हान अपनी असैसिन कैप की एबिलिटी का यूज करता है जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट स्पीड 15% से बढ़ जाती है, और ये इफेक्ट सिर्फ 1 मिनट के लिए था, इसलिए हान इसको जल्दी खत्म करने का सोचता है और उस डोपलगैंगर पर अटैक कर देता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और हान ने उसके कंधे पर एक क्रिटिकल हिट भी कर दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि हान का भी एक हाथ कट गया था। हान जोरों से चिल्ला रहा था लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करता है। हान देखता है कि वो डोपलगैंगर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए हान के हाथ में जो शील्ड थी हान उसी से अटैक करने के लिए जाता है। हान अपनी पूरी जान लगा देता है और उस डोपलगैंगर को एक जोर की टक्कर मारता है। वो डोपलगैंगर पीछे जाके गिरता है। हान उसके पास आता है और उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हान उसके पास आता है और अपनी शील्ड उसकी गर्दन पर मारता है जिसकी वजह से उसकी गर्दन अलग हो गई थी और सिस्टम पर भी ट्रायल कंप्लीट होने का मैसेज आ गया था। और अब हान इसकी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर रहा था, और मतलब इसकी स्पिरिट दूसरे मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी थी, और इसे एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी प्रोफिशिएंसी 100% हो जाती है और इसका नेक्रोमेंसी ट्रेट ई लेवल से एफ लेवल तक पहुंच जाता है। और अब रैंक बढ़ने के बाद इसका तीसरा एडिशनल इफेक्ट खुलता है। 2 इफेक्ट तो पहले थे ही, अब तीसरा खुलता है कि अपने मारे हुए मॉन्स्टर की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने पर उनकी कोई एक स्किल हान के पास आ जाएगी, कोई भी एक स्किल रैंडमली आ जाएगी। हान कहता है मेरी स्किल तो कमाल की है, और बाकी जो रहा वो तो सिर्फ लक पर डिपेंड करता है। इसके बाद हान 4th फ्लोर की कम्युनिटी में एंटर करता है जहाँ पे हान को पता चलता है कि शायद हो सकता है कि 4th फ्लोर का ट्रायल शायद इंटीग्रेटेड ट्रायल होगा, मतलब जैसे कि अब तक तो हान हमारा अकेले ट्रायल दे रहा था और अब शायद बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ ट्रायल देंगे। तभी हान के दिमाग में बात आती है कि क्या हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा, और ये सोचकर हान काफी ज्यादा घबरा रहा था। और अब 4th फ्लोर का ट्रायल स्टार्ट हो चुका था और टाइम था 1 दिन, और इसे क्लियर करने के लिए गॉब्लिन किंग को हराना था और फेलियर पेनल्टी थी डेथ। इसके बाद अब हम देखते हैं इस कैसल के ऊपर 3 लोग समान होते हैं जिसमें से एक हमारा हान था, मतलब कि एक पार्टी ट्रायल था। हान के बगल वाली लड़की कहती है तो अब हम एक टीम है तो क्यों ना हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम है ली हायोन और मेरी स्पेशलिटी है टीम की हेल्प करना, और मैं एक ई रैंक हंटर थी। इसके बाद तीसरा बंदा खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है ली सांग्यून और मैं एक क्लोज कॉम्बैट टाइप हंटर हूँ और मैं पहले एक डी रैंक हंटर था। और अब हान की बारी थी। हान खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है हान सेओंगुन और मेरी स्पेशलिटी है आउटसाइड क्लोज कॉम्बैट और मैं पहले कोई
हंटर नहीं था। वहीं ये बंदा अब हान को नीची नजरों से देख रहा था क्योंकि हान पहले हंटर नहीं था। ये बंदा हान से कहता है जो भी हो लेकिन मेरे रास्ते में मत आना। इस पर हान कहता है कि मैं अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। इस पे ली सांगुन कहता है हाँ जो भी हो, लेकिन अगर मुझे लगा तुम हमारे लिए खतरा हो तो तुम तभी टीम से बाहर हो जाओगे। वहीं हान कहता है कि हाँ मुझे तो ऐसे लोगों के ताने सुनने की आदत है। आगे सिस्टम कहता है कि इस ट्रायल की थीम है 3v3 कंपटीशन और अब कैसल के दरवाजे खुल जाते हैं और वहाँ से 3 गोबलिन निकल कर आते हैं। और अब इस गधे को देखो, वैसे तो बहुत जबान चला रहा था और अब ये कुछ गोबलिन को नहीं संभाल पा रहा। वहीं हानो ने बड़ी आसानी से मार रहा था। इस पर हान कहता है कि हंटर लिए हानियो लगता है कि उसे मदद की जरूरत है। इस पर हानियो उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि फिर उसे पीछे से कौन प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब वो पीछे देखती है तो वो देखती है कि हान सेंग ने पीछे गोबलिन्स की लाशें बिछा दी थी और फिर से गधे ली पर आते हैं जो कि लगभग मरने ही वाला था। लेकिन तभी हान आकर उसे बचा लेता है। हान कहता है हे गधेली पीछे जाओ कि अगर तुम यहाँ पे रहे तो तुम मुझे पीछे घसीटोगे। और अब हानून सभी गोबलिन्स को बड़ी आसानी से मार रहा था और ये देखकर तो उस गधेली की आंखें फटी रह जाती हैं। हानून सभी के स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर रहा था और साथ ही अपने स्टेट्स भी बढ़ाते जा रहा था। लेकिन तभी एक स्किल गोबलिन रेंज के नाम की हान के पास आती है। एफ रैंक की स्किल थी जिसकी वजह से दूर तक देख सकता है, जिससे कि हान एनिमीज को बहुत पहले ही देख लेगा कहाँ से आ रहे हैं। अब ये सब खत्म होने के बाद हान कमांड अपने हाथ में लेता है और उस गधेली को हायन को प्रोटेक्ट करने का काम देता है और वो भी इसके लिए चुपचाप आकर देता है। और अब इसके बाद हान बहुत सारे गोबलिन्स को मारता है और उसकी प्रोफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही थी और अब टाइम बचा था 14 घंटे 37 मिनट। इसके बाद हम देखते हैं ये तीनों कहीं पर जा रहे थे, तभी हान को कुछ महसूस होता है। हान भागते हुए जाता है। हान देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गोबलिन्स मरे पड़े थे। ली कहता है कि लगता है कि हमसे पहले कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हान उस खून को चेक करता है तो वो दिखता है कि खून अभी भी गर्म था। वो कहता है कि हमें जल्दी करनी होगी, वो शायद अभी भी यहीं होंगे। साथ ही हान अपने मन में सोच रहा था कि अगर दूसरी टीम हमसे पहले बॉस के पास पहुंच गई तो इसका मतलब कि हम पेनल्टी रिसीव करेंगे और पेनल्टी तो आप जानते ही हैं, पेनल्टी है डेथ। इसके बाद हम उसी दूसरी टीम को देखते हैं जिसमें से एक बंदा ये रहा और एक बंदा ये रहा और ये दोनों ही बहुत बुरी तरह गोबलिन्स को मार रहे थे और बाकी के बच्चे कुछ ये रहे। अब ये तीनों बॉस रूम के गेट के पास पहुंच चुके थे। ये दोनों सील्ड वाले बंदे को भेजते हैं गेट खोलने के लिए। तभी सिस्टम कहता है चैलेंजर टीम के सभी मेंबर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बॉस फाइट तब स्टार्ट होगी तब तुम दोनों टीमों में से एक टीम बचेगी और अब तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। और हम देखते हैं वहाँ पर एक बैरियर जैसा बन गया था और वो दूसरी टीम हमारे हान की टीम थी और वो भी यहाँ पर आ चुकी थी। हान कहता है इनसे मैं अकेला ही लड़ूंगा। हेली हायून मुझे सिर्फ एजिलिटी बफ देना और बाकी के बच्चे कुछ बफ तो मैं गधेली को दे दो। हायून कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन इंसानी हंटर से लड़ना मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हान कहता है कि हाँ ठीक है, अगर मुझे कोई भी खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हायून बफ डालती है और उसकी एजिलिटी 2 से बढ़ जाती है और ये बफ सिर्फ 10 मिनट के लिए था। हान जाते हुए सोच रहा था मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं यहाँ पे किसी भी एवरेज हंटर से बेहतर हूँ और मैंने यहाँ पे 30 से भी ज्यादा गोबलिन्स को मार दिया है। वो दूसरी टीम भी हान को आता हुआ देखकर रेडी हो जाती है और हान भी दूसरी टीम पर हमला कर देता है और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो भाई कमेंट में बता दो यार और वीडियो को लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। ऐसे एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हानू दूसरी टीम पर अटैक करने के लिए जाता है और हान को इतनी तेज आता हुआ देखकर ये बंदा डर जाता है और शील्ड वाले बंदे के पीछे जाके छुप जाता है और उसे उसकी पावर यूज करने के लिए कहता है। शील्ड वाला बंदा अपनी पावर यूज करता है और शील्ड लगाता है, लेकिन हान जब आता है तो वो शील्ड को कांच की तरह एक ही बार में तोड़ देता है और बाकी के 2 बंदों को बहुत आसानी से मार देता है। ये देखकर तो हायोन और ली भी चौंक चुके थे, लेकिन ये तीसरा वाला बंदा थोड़ा सा ताकतवर था, इसलिए हान की इससे थोड़ी देर फाइट चलती है। ये बंदा मन मन में सोचता है मैं इससे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी ये किसी तरह मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। वहीं हान उसके पीछे आ जाता है और बड़ी खतरनाक हमला करता है, लेकिन ये बंदा ऐसे रोक लेता है। ये देखकर तो हान भी चौंक गया था। हान नोटिस करता है इसकी आंखों को जो कि हान के सौर के पाथ को देख सकती हैं, इसलिए हान इसके विजन को ब्लॉक करता है और तब इस पर अटैक करता है और ये बड़ी आसानी से मर भी जाता है और सिस्टम पर भी टास्क पूरा होने का मैसेज आ गया था। इसके बाद हायोन और ली भी वहाँ पर आते हैं। हायोन नोटिस करती है कि हान का हाथ चेक कर रहा है। वो उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। हान इसके लिए हाँ करता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद हान उन दोनों से कहता है कि वो अकेला ही बॉस फाइट के लिए जाएगा और वो दोनों भी इसके लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद हान जाता है और अकेला इस गोब्लिन किंग को हरा देता है और इसी के साथ ये ट्रायल पूरा हो चुका था और रिवॉर्ड के तौर पर उसके स्टेट्स 4 से बढ़ जाते हैं और उसे एक एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलता है, एक स्किल इंस्टेंट एक्सीलरेशन। इसके बाद उनको जाने के लिए पोर्टल्स खुल जाते हैं, लेकिन जाने से पहले हायोन हान को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है और कहती है कि उसने उसकी वजह से इस ट्रायल को पूरा किया है और जब तुम अर्थ पर वापस आओ तो मुझे ढूंढना, मेरा नाम है ली हायोन व्हाइट सिल्वर गिल्ड से। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हान अभी भी यहीं पर था। हान कहता है कि मैं अकेला हूँ तो मुझे डिसीजन लेना होगा कि मुझे किसी इंसान की सोल एब्सॉर्ब करनी चाहिए या नहीं। हम देखते हैं कि हान ने जिन लोगों को मारा था उनकी सोल आ गई थी एब्सॉर्ब होने के लिए। इसके बाद हान कहता है कि मैंने अपना माइंड बना लिया है और इसी के साथ हान उसकी सोल को एब्सॉर्ब करने लगता है और कहता है अगर मैं इससे ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं ये जरूर करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए किसी इंसान को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद हान उसकी सोल को एब्सॉर्ब कर लेता है और 5th फ्लोर पर आ जाता है और इसी के साथ हान का सिस्टम भी एक्सपेंड हो गया था और अब हर चैलेंजर की एक रैंक होगी। हान के पास अपना नाम चेंज करने का ऑप्शन आता है, इसलिए हान
अपना नाम चेंज करता है और हान सेंगुन से हंटर रख देता है। और हान देखता है कि वो 4th फ्लोर के ट्रायल लीडर बोर्ड में 16वें नंबर पर था। और इसी के साथ सिस्टम बताता है कि टॉप 50 में आने वाले लोगों को पॉइंटर्स कहा जाता है और जो लोग भी पॉइंटर्स होते हैं उन्हें 8वें फ्लोर पर बेनिफिट्स मिलते हैं। और अगर आप लोग 8वें फ्लोर तक पॉइंटर्स बने रहते हैं तो आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा, जैसे कहते हैं हालो। अब मतलब कि आपकी रैंकिंग अगर 8वें फ्लोर तक टॉप 50 में ही रहती है तो आपको एक विशेष अधिकार मिलेगा, जैसे कहते हैं हालो। हान देखता है कि उसके पास अभी 4 सोल्स हैं और वो लगभग 15 सोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। हान उन सोल्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने स्टेट्स बढ़ाता है। अब हान एक रिटर्न स्टोन खरीदता है जिससे कि वो 3 दिन के लिए पृथ्वी पर जा सकता है। हान अपने इक्विपमेंट्स को भी साथ ले जाने की सोच रहा था। उसे कन्फर्म नहीं था कि इक्विपमेंट्स भी साथ जाएंगे या नहीं। हान रिटर्न स्टोन का यूज करता है, उसके नीचे वॉर मूल जैसा कुछ बन जाता है और हान उसमें घुसा चला जाता है और हान की आंखें खुलती है अपने घर के बेड पर। हान उठता है और वो दिखता है कि उसके इक्विपमेंट्स भी साथ आ चुके हैं। हान कहता है कि अगर हम अपने आइटम्स को अर्थ पर ला सकते हैं तो इसका मतलब कि मुझे जल्दी करना होगा, मुझे इन आइटम्स को जल्दी बेचना होगा, क्योंकि जब और लोग पृथ्वी पर आना शुरू होंगे तो वे अपने साथ आइटम्स भी लेकर आएंगे और बहुत ज्यादा क्वांटिटी होने के कारण इन आइटम्स की कीमत गिर जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी के लिए हान इन्हें बेच नहीं सकता क्योंकि हान के पास कोई हंटर क्वालिफिकेशन ही नहीं है। आप लोग तो जानते ही होंगे, हान जब अर्थ पर था वो हंटर एग्जाम भी पूरा नहीं कर पाया था, इसलिए हान डायरेक्टर को फोन मिलाता है। आप इसे तो जानते ही होंगे, एपिसोड 1 में ऐसे देखा था। हान डायरेक्टर से कहता है कि वो उसकी हेल्प करे हंटर टेस्ट दिलाने में। डायरेक्टर उसे कहता भी है, भाई तू तो एप रैंक का बंदा है, तू क्या ही टेस्ट देगा। लेकिन जब हान पैसों का लालच देता है तो बेचारा डायरेक्टर भी मान जाता है। आगे देखना, ये डायरेक्टर बहुत कमीना है। इसके बाद हान नहाकर बाथरूम से आता है और वो अपनी बॉडी को देखकर चौंक जाता है क्योंकि अब भाई इसके 6 पैक वगैरह सब आ चुके थे। हान लत्ते वत्ते बैठता है और रूम से बाहर निकल कर आता है। वहाँ पर एक लड़की खड़ी थी। हान उसे हाय हेलो करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की उसे देखकर ब्लश कर रही थी। हान बाहर आकर कोई टैक्सी देखने लगता है, लेकिन कोई टैक्सी ना होने के कारण हान क्रिस की तरह बिल्डिंग्स पर उछल उछल कर जाने लगता है। हान पहुंचता है हंटर एसोसिएशन। डायरेक्टर उसे इस बंदे से मिलवाता है, इसका नाम इंस्पेक्टर किम है और यही आज हान का हंटर टेस्ट लेने वाला है। इंस्पेक्टर किम उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है और वो एक जगह पर आते हैं। हान टेस्ट देने के लिए तैयार हो गया था। डायरेक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, जितना जल्दी हो सके इसको फेल कर दो। इंस्पेक्टर कहता है अरे चिंता मत करो, मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर हान से कहता है कि अपना डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करो और वो इसे लेवल 1 से लेवल 10 तक चूज कर सकता है। हान कहता है कि पहले मैं सिर्फ लेवल 1 को सेलेक्ट किया करता था और एक गॉब्लिन से भी हार जाया करता था क्योंकि मैं कमजोर था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके बाद हान डायरेक्ट लेवल 10 को सेलेक्ट करता है। इससे पहले तो डायरेक्टर चौंक गया था, लेकिन बाद में वो हान को पागल बुलाता है। टेस्ट स्टार्ट होता है और फिनिक्स अपीयर होती है और फिनिक्स के आते ही हान के मूवमेंट्स 25% से गिर जाते हैं क्योंकि वो एक स्किल का यूज कर रही थी, प्रेडेटर रोर। अब इस डायरेक्टर को पता नहीं हान से क्या ही दिक्कत है और ये डायरेक्टर कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये बास्टर्ड इस टेस्ट को पूरा कर पाए, इसे मैं दिखाऊंगा कि इसकी असली जगह कहाँ है। इसके बाद हमें डायरेक्टर की कहानी सुनाई जाती है जहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि जब मैं हंटर बना था मुझे लगा था कि मैं सबसे ज्यादा बेस्ट हूँ। हालांकि मेरे और मेरे कॉलीग के बीच में गैप बढ़ता गया और आखिर में मैं उन्हें कैचअप नहीं कर पाया, इसलिए मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि हंटर से भरी इस दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है और मैंने इस रियलिटी को मान लिया और हार्डवर्क करना बंद कर दिया। ह्यूमंस जब हार मान लेते हैं, जब वो देखते हैं कि उनके सामने एक ऐसी दीवार है जिसे वो पार नहीं कर सकते, तो तुम हान से अंगुन गिव अप क्यों नहीं कर देते। इसके बाद हम हान को देखते हैं जिससे कि उस फिनिक्स से फाइट चल रही थी और उसी बीच हान की तलवार टूट जाती है। हान सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेपन की क्वालिटी कितनी ज्यादा लो है, लेकिन उसे ऐसे टूटना नहीं चाहिए था। इसके बाद वो डायरेक्टर की तरफ देखता है तो डायरेक्टर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था तो हान सेंगुन अब तुम टूटी हुई तलवार के साथ क्या ही कर पाओगे। लेकिन हान इस सिचुएशन का फायदा उठाकर अपनी उन स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है जो कि उसे 4th फ्लोर के ट्रायल पे से मिली है। हान यूज करता है इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से वो बहुत तेजी से जाता है और छत पर रुक जाता है। हान से बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि इससे उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसके बाद हान डायरेक्ट फिनिक्स पर अटैक करने के लिए जाता है और फिनिक्स की आंख में एक ब्लेड घुसा देता है और अब हान के पास कुछ था नहीं, इसलिए वो अपने पर्स की टाइल को निकालता है और उस फिनिक्स पर फेंकता है और एक ही टाइल से वो फिनिक्स 2 हिस्सों में कट जाता है और वो टाइल जोरों से जाती है और उन दोनों के बीच में जाके लगती है। ये सब देखकर भाई डायरेक्टर की तो फट चुकी थी और अब हान का टेस्ट भी खत्म हो चुका था और हान एक C रैंक का हंटर बन जाता है और इसी के साथ वो हर वो काम कर सकता है जो कि एक हंटर करता है। अब सीन डायरेक्टर पे और इंस्पेक्टर पे आता है। डायरेक्टर इंस्पेक्टर से एक्सप्लेनेशन मांग रहा कि ऐसा कैसे हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि उसे 10 सेकंड में फेल करना है, उसे 10 सेकंड में पास नहीं करवाना। इंस्पेक्टर कहता है हमने वैसा ही किया जैसा कि तुमने हमसे करने के लिए कहा था और उन दोनों में ऐसे ही कुछ देर बहस होने लगती है। तभी हान वहाँ पे आ जाता है। हान डायरेक्टर के पास जाता है और डायरेक्टर को प्रवोक करते हुए कहता है डायरेक्टर हुआंग, जहाँ तक मुझे याद है जब आप रिटायर हुए थे तो आप C रैंक थे और अगर ऐसी बात है तो डायरेक्टर आप तो मुझसे भी ज्यादा फेलियर है। डायरेक्टर इससे गुस्सा हो जाता है और हान पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन हान यही चाहता था। हान डायरेक्टर को एक जोर का पंच मारता है और उसे सेल्फ डिफेंस का नाम देता है। इसके बाद सीन बाहर आता है। हान और इंस्पेक्टर बात कर रहे थे। इंस्पेक्टर हान को एक कार्ड देता है। हान कहता है तो आप चाहते हैं कि मैं हंटर एसोसिएशन के लिए एक एक्सक्लूसिव हंटर बनूं। इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ, और आपकी सैलरी लगभग 10 लाख होना है और अगर आप इससे भी ज्यादा चाहते हैं तो हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपकी
उसकी पोटेंशियल को देखा है। लेकिन हान कहता है कि इंस्पेक्टर, आपने टेस्ट की डिफिकल्टी को मैनिपुलेट किया। मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जिस पर कि मैं भरोसा नहीं करता। और इसी के साथ हान उसका कार्ड फेंक कर चला जाता है। और अब 2 दिन बाद का सीन होता है। हान के घर पर एक न्यूज चल रही थी जिसमें कि यही बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को टावर ऑफ ट्रायल्स नाम की जगह पर सामान किया जा रहा है। अब हान ने अपने इक्विपमेंट्स को भी बेच दिया था और अब हान के यहाँ से जाने का वक्त भी हो चुका था। अब जाने का समय हो जाता है और हान को टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस बुला लिया जाता है। हान कहता है कि जैसा कि उसने सोचा था, वो अपने आइटम्स को असली दुनिया में और इस टावर में पूरी तरीके से यूज कर सकता है। हान बेड से उठता है, लेकिन तभी सिस्टम मैसेज आता है कि आपको एक टाइटल मिला है, फर्स्ट रिटर्नर का। और इस वजह से हान को एक स्किल मिलती है, द आई ऑफ द ट्रुथ। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस स्किल से हान किसी के डिटेल्स को देख सकता है और किसी इंसान के शब्दों में सच्चाई है या नहीं ये भी देख सकता है। इसका मतलब है कि अगर कोई झूठ बोलता है तो हान को पता चल जाएगा। इसके बाद हान स्टोर पर जाता है, एक स्वॉर्ड और एक शील्ड खरीदता है। इसके बाद हान 5वें फ्लोर के ट्रायल में घुस जाता है और पासिंग कंडीशन सिंह की हान को वुल्फ पर्सन को हराना है और अगर फेल किया तो वही हान मर जाएगा। जैसे ही हान वहाँ पे पहुंचता है, बहुत सारे वुल्फ हान पर अटैक कर देते हैं, लेकिन हान उन्हें बड़ी आसानी से काटता हुआ आगे जा रहा था। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वुल्फ आते हैं जो कि बहुत खतरनाक दिख रहे थे। अब हान को मजा आने लगा था, इसलिए हान उन पर अटैक करने के लिए जाता है और उन्हें भी बड़ी आसानी से काटने लगता है। और इस वजह से हान की डैगर स्कल का लेवल अप हो जाता है और वो E+ रैंक की बन जाती है और हान की दूसरी स्किल फास्ट रिकवरी D रैंक की बन जाती है। लेकिन फिर भी हान कहता है कि उसकी डैगर स्किल का लेवल अप बहुत धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए उसे कोई नई स्किल चाहिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हान ने सभी को मार दिया था और हान उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद हान वहाँ से जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ पहले से ही मरे पड़े थे। हान उनकी इंजरीज को देखता है तो वो दिखता है कि उनकी इंजरीज को स्वॉर्ड से बनाया गया है। हान अपने स्किल आई ऑफ द ट्रुथ का यूज करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक ऑरा का ट्रेस था जैसे कि बहुत प्रोफिशिएंसी के साथ बनाया गया है एक ही स्लैश में। इसके बाद हान आगे जाता है तो वो दिखता है कि वुल्फ पर्सन की किसी से फाइट चल रही है। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, वुल्फ पर्सन मर चुका है। लेकिन तभी सिस्टम एनालाइजिंग करने लगता है। ये करने के बाद सिस्टम को पता चलता है कि हान से उनके ट्रायल में कोई इंट्रूडर है और अब इस ट्रायल के गोल को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब इस ट्रायल का गोल है कि इस इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर को मारना है। वही हान सोच रहा था, एक इंट्रूडर, क्या ये किसी और डायमेंशन से आया है? क्या ये टावर ऑफ ट्रायल किसी अदर डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है? तभी वो इंट्रूडर कहता है, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो बारबेरियन? क्या तुम अपनी मौत से डर चुके हो? ये अगर इंट्रूडर अटैक करने के लिए जाने लगता है। हानो से आता हुआ देखकर अपने पास ही पड़ी वुल्फ पर्सन की बॉडी को लात मारता है और उसे इंट्रूडर की तरफ फेंकता है, लेकिन इंट्रूडर उसे बीच से काट देता है। हानो उसके पीछे जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके आर्मर की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। इसके बाद इंट्रूडर हान पर अटैक करता है और हान पीछे जा गिरता है जिससे कि उसे चोट लग जाती है। ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं बाउंडलेस नेक्रोमैंसर का पार्ट 4 लेकर। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान 5th फ्लोर के ट्रायल पर आया था, जहाँ पर कि उसके ट्रायल में एक इंट्रूडर आ गया था और हान की उससे फाइट चल रही थी। और अब ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। हान का हाथ टूट चुका था। हान कहता है, आखिर तुम्हारा इंट्रूडर से क्या मतलब था और मैंने पहले इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इस पे उनाट कहता है कि ओ तो बारबेरियन क्लास इन्वेडिंग के बारे में नहीं जानता। पर सोंगजुन ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा मेरे ट्रायल में क्यों होता है? तो उनाट अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतनी ज्यादा परेशानी होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस टावर ऑफ ट्रायल को जल्दी खत्म करने वाला हूँ। तब सोंगजुन इसे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम मुझे क्लास इन्वेडिंग के बारे में बता सकते हो कि आखिर ये होता क्या है? नाइट ये देखकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ये बता ही दूं। फिर नाइट हान को बताता है कि 8th फ्लोर के ऊपर एक सिस्टम एक्सपेंशन है, जहाँ से तुम क्लास इन्वेडिंग टिकट्स को खरीद कर किसी भी दूसरे इंसान के ट्रायल के अंदर जाकर उसे इंटरफेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं 8th फ्लोर से ट्रांसफर होकर यहाँ पर तुम्हारे ट्रायल के अंदर आ गया था। इस पर सोंगजुन कहता है कि इसका मतलब तुम किसी और डायमेंशन से आए हो। साथ ही सोंगजुन अपनी आई ऑफ ट्रुथ का इस्तेमाल करता है कि वो सच कह रहा है कि नहीं, लेकिन सिस्टम मुझे बताता है कि वो नाइट एकदम सच बोल रहा है। लेकिन वो नाइट उस चीज को सेंस कर लेता है और हान से कहता है कि तुम अभी एक ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की? तो सोंगजुन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया है तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। हान सोंगजुन के अचानक से टोन के बदल जाने से वो बारबेरियन काफी ज्यादा हैरान था और सोंगजुन से कहता है, अगर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई? इस पे हान नाइट से कहता है कि मैं भी तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाइट सोंगजुन की बात को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसके बाद हान तुरंत ही अपने हाथ को ठीक कर लेता है और नाइट से कहता है कि मैं तो तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए नाटक कर रहा था। नाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सोंगजुन ने उसे बेवकूफ बना दिया। नाइट गुस्से में अपने शॉट के ऊपर ऑरा को चार्ज करते हुए कहता है कि तो तुम एक हीलिंग टाइप के शॉट्समैन हो, भले ही तुम अपनी पूरी ताकत क्यों न लगा दो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इस पे हान सोंगजुन बड़े स्टाइल से अपने तलवार
तलवार को उठाते हुए कहता है कि तुमने कहा कि मेरी फुल स्ट्रेंथ, लेकिन वो तो अभी भी बढ़ने में लगी हुई है। और इसी के साथ ही सोंगुन ने जितने भी सोल्स को इकट्ठा किया था वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी स्टेट्स बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोंगुन से कहता है कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी हील कर सकते हो। लेकिन सोंगुन यहाँ पर नहीं रुकता और वो अपने असैसिन कैप के इफेक्ट को भी चालू कर देता है, जिससे कि 1 मिनट के लिए उसकी मूवमेंट्स 15% से बढ़ जाती है। अब सोंगुन यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो चुका था और सोंगुन के इतने सारे स्किल्स को देखकर वुनाट कहता है कि ये तो पागलपन है, आखिर एक 5th फ्लोर के चैलेंजर के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। सोंगुन अपनी फुल स्पीड के साथ उस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस थी, जहाँ पर कि सोंगुन उस नाइट को पीछे हटाया जा रहा था। नाइट लगातार पीछे होता जा रहा था और वो सोंगुन के अटैक को देखकर कहता है शुक्र मानो कि मैं अभी 5th फ्लोर पर हूँ, इसलिए मेरे स्टेट्स पर अभी रेस्ट्रिक्शन है। साथ ही नाइट अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है और सोंगुन पर अटैक कर देता है, लेकिन सोंगुन उसे डॉज कर लेता है। इस पर नाइट उस पूरी चट्टान को चीरते हुए सोंगुन के ऊपर अटैक करते जा रहा था। सोंगुन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा अगर मैं इसके ऑरा वाले अटैक से टच हो जाता हूँ तो, लेकिन मेरे स्टेट्स अभी के लिए इससे काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसके क्रिटिकल हिट से बच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे असली परेशानी इसका आर्मर है। ये एक हाई रैंकिंग इक्विपमेंट है जिससे कि मैं अपनी क्रिटिकल एबिलिटी के साथ डैमेज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं ऐसे ही स्नाइट के ऊपर अटैक करता रहता हूँ तो 10% चांसेस है कि मैं इसे पैरालाइज कर सकता हूँ। जो सोचकर सोंगुन हर जगह से उस नाइट के ऊपर अटैक करे जा रहा था और जैसे ही 10% चांसेस वाला क्रिटिकल हिट चालू होता है, नाइट को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या था। सोंगुन कहता है कि हाँ ये वही है जिसका मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था और वो नाइट जमीन पर आकर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। सोंगुन उसे देखकर कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती अगर इसका आर्मर पैरालाइज रेजिस्टेंट होता तो। वो नाइट हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उठ नहीं पाता। ये देखकर नाइट सोंगुन से कहता है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस होती तो मैं तुमसे जीत जाता, लेकिन एक छोटे से 5th फ्लोर के चैलेंजर के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। इस पे सोंगुन उसे कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास एक हाई क्लास आर्मर था और बहुत सारे स्किल्स थे, इसलिए तुम बहुत ज्यादा केयरलेस थे। इसके बाद सोंगुन अपने चाकू को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। वो नाइट घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तो सब कुछ बताऊंगा जो कि तुम जानना चाहते हो। लेकिन सोंगुन उसे कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो कहते हुए सोंगुन ने उस नाइट को मार दिया था, जिसके बाद सोंगुन के पास ट्रायल कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आती है। लेकिन तभी अचानक वो नाइट हवा में डिसअपियर होने लगा था, लेकिन उसको डिसअपियर होने से पहले ही सोंगुन ने उसके सोल को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसे देखकर सोंगुन कहता है कि लगभग मैंने उसके सोल को अब्सॉर्ब कर ही लिया था, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट रह गया है। और साथ ही मुझे ये पता चला कि अगर मैं किसी और डायमेंशन में मारा जाता हूँ तो मेरी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। तभी सोंगुन के पास रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर उसके रिवॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया गया था, जहाँ पर उसे एक स्किल मिली थी और कई सारे पॉइंट्स भी मिले थे। ये देखकर सोंगुन बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि उसके C रैंक के अवार्ड्स को A रैंक के अवार्ड्स में बदल दिया गया है। सोंगुन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि ये समझ में आता है कि इस ट्रायल की ओरिजिनल डिफिकल्टी क्या थी, पर मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे एक A लेवल का स्किल मिला है। इसके बाद सोंगुन अपनी लॉबी में आ जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी लीडर बोर्ड में रैंकिंग चेंज हो गई है। इसके बाद सोंगुन अपने आइटम्स को इन्वेंट्री में रखकर एक कोने में बैठ जाता है और डायमेंशनल इन्वेडिंग के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सोंगुन क्वेश्चन बाउचर को देखते हुए कहता है कि मुझे इन्हें 8वें फ्लोर तक बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अब सोंगुन के पास 5 बाउचर है, इसलिए वो सोचता है कि मुझे इन्वेडिंग के बारे में पूछना चाहिए कि अगर किस तरीके से काम करती है, पहले या बाद में मुझे इन्वेजन के बारे में जानना ही होगा। इसलिए सोंगुन क्वेश्चन बाउचर का इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन भेज देता है और उसके तुरंत बाद इसका रिप्लाई आ जाता है। सोंगुन भी देखकर काफी सरप्राइज था और कहता है कि क्या इतनी जल्दी। इसके बाद सोंगुन उस रिप्लाई को पढ़ने लगता है जिसमें कि फ्लोर इन्वेजन के बारे में लिखा हुआ था। सोंगुन उसके बारे में पूरी तरह से जानने के बाद आगे पढ़ते हुए कहता है कि आखिर क्लाइंबिंग ब्रेकर क्या है, लेकिन तभी उसके सामने एक एरर आ जाता है, जहाँ पे सिस्टम उसे कहता है कि आप अभी के लिए इस इन्फॉर्मेशन को नहीं जान सकते। और सिस्टम आगे उसे कहता है कि अब क्योंकि हमने आपके क्वेश्चन के एक ही हिस्से का जवाब दिया है, इसलिए आपके क्वेश्चन बाउचर को कंज्यूम नहीं किया जाएगा। सोंगुन ये देखकर कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि क्या क्वेश्चन बाउचर इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं होते। साथ ही वो आगे कहता है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि मेरा क्वेश्चन बाउचर अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद सोंगुन अपनी इन्वेंटरी से सामान को निकालते हुए कहता है कि चलो मैं धरती से जो सामान लेकर आया हूँ उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। सोंगुन अपने पास से एक स्टोन, एक टूटी हुई शील्ड और एक बॉक्स को निकाल लेता है। वो बॉक्स असल में एक रिस्टोरेशन बॉक्स था, जिसमें किसी टूटे हुए आइटम को रख दिया जाए तो वो रिस्टोर हो जाएगा, जिसका यूज करके सोंगुन अपनी टूटी हुई शील्ड को रिकवर कर लेता है। तो ये देखकर सोंगुन उस बॉक्स की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद सोंगुन क्लीनिंग स्टोन का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो नहा लिया है। अब ये सब करने के बाद सोंगुन अपने ट्रायल को देखता है, जहाँ पर छठे ट्रायल को स्टार्ट होने में 1 घंटा 12 मिनट बचे थे। ये देखकर सोंगुन कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने कम्युनिटी को देख लेना चाहिए, आखिर मेरा नाम वहाँ पर कहाँ पर आ रहा है। सोंगुन के लीडर बोर्ड को खुलते ही सोंगुन का नाम उसे 3rd नंबर पर दिख जाता है। ये देखकर सोंगुन कहता है कि अब मैं 3rd नंबर पर हूँ, पहले मैं 16 पर था, मेरी रैंक सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी सोंगुन के सामने एक चैट ओपन हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग फिजियोलॉजिकल स्किल को मांग रहे थे, जिससे कि वो लोग ट्रायल के अंदर कोई भी गलत काम करके उससे रिवॉर्ड हासिल कर सके। ये देखकर सोंगुन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद में सोंगुन का 6th फ्लोर में जाने के बाद का सीन दिखाते हैं और जैसे वो वहाँ पे जाता है वो अपने सामने देखता है एक ओशन को, जहाँ पर कि क्रॉस में कई सारे ब्रिजेस बने हुए थे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थे और वहाँ पे सोंगुन की तरह कई सारे प्लेयर्स समन होते जा रहे थे। सोंगुन ये देखकर कहता है कि तो इस बार का ट्रायल एक ओशन के अंदर होने वाला है और सिस्टम उसे बताता है कि उसका
उसका टीममेट जल्दी यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पे सेंगन को अपने टीममेट के साथ कोऑपरेट करते हुए इस ट्रायल को कंप्लीट करना है। सेंगन अपने टीममेट को चेक करने के लिए उस पोर्टल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस पोर्टल से एक अटैक निकल कर आता है जिसे कि सेंगन बड़ी आसानी से रोक लेता है और उसे इस पोर्टल से बाहर खींच लेता है। सेंगन उसे कहता है कि अगर तुमने क्या सोचकर अपने टीममेट पर अटैक किया, आखिर तुम सोच क्या रहे थे। इस पे वो लड़का जो कि सेंगन का टीममेट था वो गाली देते हुए कहता है कि अगर तुमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर सारी कमेंट्स को पढ़ा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लोगों को मारकर अचीवमेंट्स को ऑब्टेन करना सबसे आसान तरीका है। ये सुनकर सेंगन हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तो क्या तुम अपने टीममेट को मारकर इस तरीके से पावर को ऑब्टेन करना चाहते हो। इस पे वो लड़का हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, जरा अपने आसपास देखो। ये सुनकर सेंगन अपने आसपास देखता है जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग अपने टीममेट्स को बेरहमी से मार रहे थे। वो लोग उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे टीममेट हैं, अगर तुम्हारे टीममेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते और उन्हें मार देते हैं। और वो लोग इस चीज को एंजॉय करते हुए कहते हैं कि जल्दी से मारे जाओ जैसे कि मैं अपने अचीवमेंट्स को पूरा कर सकूं। सभी लोग इसी तरीके से अपने टीममेट्स को मारते जा रहे थे और ऐसे ही अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने में लगे थे। सेंगन साफ साफ उन सबकी चीखें सुन पा रहा था जो कि यहाँ पर मारे जा रहे थे और वो लड़का भी हंसते हुए सेंगन से कहता है कि तो अब तुम समझोगे अगर यहाँ पे होकर रहा है, केवल तुम ही एक बेवकूफ हो जो कि बनने की कोशिश कर रहा है। और वहीं सभी की लड़ाई के बीच में हमें दो हाथों को दिखाते हैं जो कि कहते हैं कि ऐसे समय पर हमें एक दूसरे की ताकत को मिला लेना चाहिए। यहाँ पर एक मोटी लड़की होती है जो कि एक पतली लड़की से कह रही थी, मैं सच में तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ जिसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं उस पतली लड़की ने उस मोटी लड़की में खंजर भोंक दिया था। यहाँ पर इस पतली लड़की ने सबसे पहले अपने टीममेट का भरोसा जीता और उसे धोखा देकर मार दिया। उस मोटी लड़की के मरते ही उस लड़की को डर्टी मर्डर का अचीवमेंट मिलता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 से इंक्रीज हो जाती है। सेंगन और वो लड़का भी इसे देख रहे थे और वो लड़का सेंगन से कहता है, तो मुझे बताओ क्या तुम भी इसी तरीके से अचीवमेंट्स को नहीं लेना चाहते। लेकिन सेंगन तो उस लड़की की तरफ देखा ही जा रहा था। ये देखकर उस लड़के को ओपनिंग मिल जाती है और उसे लगता है कि वो सेंगन को मार सकता है और वो सेंगन पर अटैक कर देता है। और जैसे वो सेंगन के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है तभी सेंगन काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसी के हथियार से उसे ही मार देता है। वो लड़का भी सेंगन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि आखिर कमीना इस तरीके से कैसे मूव कर सकता है। और अब इसी वजह से सेंगन को भी यहाँ पे ट्रेटर की अचीवमेंट मिल गई थी जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ जाती है। और अभी भी सेंगन दूसरों को देखे जा रहा था जिसे देखकर के उसके मन में एक ही बात आती है कि ये सब बहुत ज्यादा वीक है। एक स्पेशल ट्रायल जिसको कि कंबाइन ट्रायल के साथ मिलकर मिला दिया गया है और ये ट्रायल मेरे लिए किसी इवेंट से कम नहीं है और हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपने यूनिट्रैक नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी को भी साथ बढ़ा पाऊँ और साथ में लकी रहा तो मुझे एक स्किल भी मिल सकता है। और भले ही मैं किसी चैलेंजर को मारने के लिए ना जाऊँ लेकिन मैं उन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकता जो कि मुझे मारने के लिए आएंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए तो यार चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में रिएक्शन देना मत भूलना। और यार अगर आपको वीडियो में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो यार कमेंट में बताना मत भूलना। तो मिलती है एक और वीडियो में, टाटा बाय बाय। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बाउंडलेस नेक्रोमेंसर का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था हन सेंगन 6वें फ्लोर के ट्रायल में आ गया था जहाँ पर वो देखता है कि लोग अपने टीममेट्स को बुरी तरह मार रहे हैं। सेंगन का टीममेट भी इसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सेंगन उल्टा उसे ही मार देता है। तो एपिसोड स्टार्ट होता है। अब हमें एक मेज लड़के को दिखाते हैं जो कि आयरन डोम के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी रेंज को बढ़ाते हुए अस्कर कहता है ये ट्रायल तो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो यहाँ पे वाटर एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन तभी उसका ध्यान सेंगन की तरफ जाता है जो कि बड़ी स्पीड के साथ उसी की तरफ आ रहा था और वो आगे आते हुए हवा में एक जोरदार जंप लगाता है। वो लड़का हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये पागल इंसान कौन है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि सेंगन उस वाटर एट्रीब्यूट की फील्ड पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो लड़का हंसते हुए सेंगन को गाली देते हुए कहता है ये मेरी आयरन डोम पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। लेकिन अगले सीन में सेंगन उसकी आयरन डोम को तोड़ते हुए उसके अंदर आ गया था और अपने एक जोरदार किक के साथ उस लड़के को भी मार दिया था। और वो लोग जो सेंगन की तरफ बढ़ रहे थे वो सेंगन के पावर को देखकर आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं और कहते हैं क्या ये कोई रैंकर है या फिर कोई ऐसा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सभी लोग सेंगन के पावर को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और वहाँ से वापस जा रहे थे। ये देखकर सेंगन कहता है यहाँ के सभी चैलेंजर काफी ज्यादा डर चुके हैं इसलिए वो मेरे पर अब अटैक नहीं करेंगे। मैं सच बताऊँ तो मुझे भी अचीवमेंट्स चाहिए लेकिन मैं ऐसे किसी को नहीं मार सकता। इसके बाद सिस्टम उन लोगों को बताता है अगर दूसरी टीम का कोई इंसान तुम्हारी टाइल के अंदर आ जाता है मतलब की जगह के अंदर और उसको कैप्चर कर लेता है और उसे बचे हुए टाइम तक कैप्चर करके रखता है तो उसका टाइल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखकर सेंगन कहता है कि मुझे बस यहाँ पे 10 मिनट के लिए बैठना है, इसके बाद मेरा टाइल खत्म हो जाएगा। साथ ही सेंगन बड़े ही आराम से वहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था। वो हाई रैंकिंग चैलेंजर जिन्होंने कि मेरी तरह 5th फ्लोर पर रिटर्निंग स्टोन का इस्तेमाल नहीं करा होगा वो पहले 6th फ्लोर को कंप्लीट करके यहाँ से जा चुके होंगे, जिस वजह से जो भी चैलेंजर अभी यहाँ पर है वो काफी लो रैंक के हैं और इसी वजह से मुझे ट्रायल काफी ज्यादा इजी लग रहा है। इस 6th फ्लोर के ट्रायल ने मुझे कई सारी चीजों पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये ट्रायल लोगों को एक दूसरे से दूर कर रहा है और ये लो रैंकिंग चैलेंजर की यही रियलिटी है। वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं ताकि उन्हें काफी ज्यादा अचीवमेंट्स मिल सके। वो लोग यही सोचते हैं कि अगर हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और एक दूसरे के दुश्मन बनते रहेंगे तो शायद हम एक दूसरे
दूसरे की चीजों को चुरा कर ताकतवर बन सकते हैं। पर जिन लोगों ने यहाँ पे पहले एक दूसरे पर भरोसा करके बच्चों वाली हरकत करी है वो पहले यहाँ पे मर चुके हैं। और अगर कोई चैलेंजर मुझे चैलेंज करके इस टाइल को लेने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा, जिसके बाद सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि कोई तुम्हारे टाइल के ऊपर आ गया है, जिस वजह से उसे तुम्हें कैप्चर करना होगा। अब जैसे ही सेंगन पीछे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे 4 लोग हैं और वहाँ पर आते ही वो पीले बालों वाला लड़का जो कि उनके लीडर की तरह लग रहा था वो कहता है, मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे होंगे कि ये ट्रायल तो केवल 2 लोगों के लिए था, तो हम 4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सेंगन ये सुनकर कहता है कि ये तो सीधी सी बात है, ये सब लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर है। तुम लोगों ने 4 लोगों के मर्डर की पार्टी बनाई है जिससे कि तुम दूसरे लोगों के अचीवमेंट्स को ले सको। वो लड़का हंसते हुए कहता है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा और इसलिए अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ये कहते हुए वो अपने साथी के ऊपर इशारा करता है और उसकी टीम में से एक टैंक और एक स्वॉर्ड्समैन आगे बढ़ते हैं। और सेंगन भी उन्हें देखकर पूरी तरह से प्रिपेयर हो गया था, लेकिन तभी उनके पार्टी का तीसरा बंदा जो कि मैजिक को यूज करता था वो वहाँ पे हार्ट सॉलिफिकेशन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से सेंगन का हार्ट उसके कैप्चर में हो जाता है, जिससे कि इस बंदे को जो चोट लगेगी उसका पेन हान सेंगन के साथ शेयर होगा। इसका मतलब कि ये बंदा अगर अपने आप को चोट पहुंचाएगा तो उसका दर्द हान को भी होगा, और अगर हान अपने आप को चोट पहुंचाता है तो इसका दर्द इस बंदे को भी होगा। वो लड़का एक खंजर लेता है और अपने हाथों में घुसा लेता है, जिस वजह से हान को भी दर्द होता है और उसकी तलवार उसके हाथों से छूट जाती है। सेंगन ये देखकर काफी हैरान था, इसलिए सेंगन अपनी पेन रेजिस्टेंट स्किल का यूज करता है, जिससे कि सेंगन का पेन 15% से कम हो जाता है। पर तभी वो टैंक अपने हेलमेट के अंदर सी वाटर रखे हुआ था जो लाकर वो हान के ऊपर डाल देता है। हान और सेंगन एक ही है, मैं कभी कभी हान का देता हूँ तो कभी कभी सेंगन का देता हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। अब हान को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये मेरे ऊपर पानी क्यों डाल रहे हैं, लेकिन तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसके सभी स्टेट 10% से कम कर दिए गए हैं। सेंगन ये देखकर हैरान था कि क्या वाटर को टच करने पर पेनल्टी है, और अब क्योंकि सेंगन कमजोर हो चुका है इसलिए उनके लिए मौका अच्छा था, इसलिए वो अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा सेंगन एक इवल स्मेल करते हुए कहता है कि अगर मैं एक नॉर्मल चैलेंजर होता तो मेरे लिए ये बहुत बुरा होता। उन 4 को स्वॉर्ड्समैन सेंगन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सेंगन उसे डॉज कर लेता है और कहता है इन लोगों ने प्लान बनाकर दूसरे लोगों के वेपन्स चुराए जो कि काफी ज्यादा अच्छे थे, और साथ ही इनके स्टेट्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। पर यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, इन्होंने किसी गलत इंसान को अपना अपोनेंट चुन लिया। जो कहते हुए सेंगन उस स्वॉर्ड्समैन का सिर पकड़ता है और अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उसे जमीन पर फेंक के मारता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो जमीन भी क्रैक हो जाती है। और अभी के लिए सेंगन की स्ट्रेंथ 10% डिक्रीज होने के बाद है। वो तीनों भी सेंगन की इतनी ज्यादा पावर को देखकर शॉक रह गए थे। अब इसकी वजह से सेंगन को 1 किल की अचीवमेंट भी मिलती है। इसका मतलब सेंगन ने एक हिट में उस आदमी को मार दिया था, और हम देखते हैं कि उसके सिर का तो खचुंबर बन गया है। और अपने साथी को खोने की वजह से उस टाइम को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो सेंगन पर पीछे से अटैक करता है। लेकिन सेंगन अचानक वहाँ से गायब हो गया था, और गायब होकर वो अपनी नी से उसके चेहरे पर अटैक करता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। लेकिन सेंगन फिर से एक फ्लिप किक करता है, जिसकी वजह से उसका सर पूरी तरह से पिचक जाता है, जिसका मतलब कि वो टैंक मर चुका था। और इस वजह से सेंगन को मर्सिलेस मर्डरर का टाइटल मिलता है, और इस बार इसकी स्पीड 1 से बढ़ गई थी। अपने 2 साथियों को अपने आंखों के सामने मरा हुआ देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान थे। वो पीले वाला लड़का सेंगन को देखकर कहता है अगर ये कोई इंसान है या कोई राक्षस। उसका एकमात्र बचा हुआ टीममेट उससे कहता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इस पर अटैक करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरे होने से पहले ही वो पीले वाला लड़का उसके टांग पर अटैक कर देता है और उसकी टांग को काट देता है। ये देखकर ये मैजिशियन काफी ज्यादा हैरान था। असल में यहाँ पे पीले बाल वाला लड़का इसका इस्तेमाल करके सेंगन को चोट पहुंचाना चाहता था, क्योंकि अभी भी इन दोनों के ऊपर पेन शेयरिंग इफेक्ट लगा हुआ है। और सेंगन को देखकर ऐसा लगता भी है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सेंगन अपने आप को देखकर कहता है कि बेसिकली हम लोग आपस में दर्द शेयर कर रहे हैं, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मुझे कोई असली डैमेज नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से मेरे मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। वो लड़का अपने पैर के कट जाने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था, और वो पीले बालों वाले बंदे को गाली देते हुए कहता है कि क्या तुम अपने आप को अभी इंसान कहते हो। ये देखकर वो पीले बालों वाला लड़का उसके अंदर अपनी तलवार को घुसा देता है और रेगुलर बहुत सारे अटैक करने लगता है। ये काफी डरा हुआ था और सेंगन को धमकी देते हुए कहता है कि कमीने अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसके गले को काट दूंगा। और इस लड़के की वजह से सेंगन को भी दर्द हो रहा था। यहाँ पे सेंगन अपनी पेन रेजिस्टेंट स्किल की वजह से थोड़ा सा खड़ा हो पा रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके सेंगन के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। सेंगन अपनी पूरी ताकत से अपनी शील्ड को उस लड़के के गले के ऊपर फेंकता है, जिससे कि उसका गला कट जाता है। और स्पिन शेयरिंग इफेक्ट की वजह से सेंगन को भी ऐसा ही महसूस होता है कि इसका गला कट गया है, और इसे भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। ये देखकर वो पीले बाल वाला लड़का मौके का फायदा उठाकर सेंगन पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले सेंगन अपने दोनों हाथों में उसके तलवार को पकड़ लेता है। साथ ही सेंगन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला कट चुका है, ये बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग है, क्या तुम भी इसे महसूस करना चाहोगे। वो लड़का काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो कपाते हुए कहता है तुम पूरी तरह से पागल हो। लेकिन तभी सेंगन उसकी तलवार को बीच में से तोड़कर उसी के गले को काट दिया था, और ऐसा करके सेंगन ने उस लड़के को भी यहाँ पर मार दिया था। और ऐसा करके सेंगन को कई सारे पॉइंट्स भी मिले थे। टाइम लिमिट पूरी हो जाती है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने अपने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था। अब जो लोग बचे हुए थे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। ये देखकर सेंगन कहता है ट्रायल की शुरुआत में जहाँ पे सभी लोग अचीवमेंट्स के लिए एक दूसरे को मार रहे थे, और अब क्योंकि ट्रायल खत्म हो चुका है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ टीम आकर खड़े हुए हैं। पर सेंगन खड़ा होकर अपने साइड वाले बंदे को देखता है जिसने की अपनी टीममेट को अभी अभी मारा था। वो बंदा अपने आप को समझाते हुए कह रहा था कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये सब उसी की गलती है। ये देखकर सेंगन अपने आप से कहता है क्या लोगों की नजरों में मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ। लेकिन तभी सेंगन के पास रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम बॉक्स मिला था, और इसी के साथ सेंगन की लॉबी के अंदर जाने का पोर्टल खुल चुका था। लेकिन जाने से पहले सेंगन ने जिन जिन लोगों को मारा था सेंगन
सेंगुन उनके सोल्स को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से सेंगुन की नेक्रोमेंसी स्किल अब डीपर पहुंच चुकी थी। सेंगुन लॉबी के अंदर आते ही अपने अचीवमेंट्स को देखता है, जहाँ पर वो दिखता है कि उसे बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली हुई हैं। सेंगुन इसे देखकर कहता है कि मुझे लोगों को मारने से आज बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, लेकिन जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड के साथ कोई स्किल भी मिलती है। इसके बाद सेंगुन अपने रैंडम बॉक्स को निकालता है और उसे ओपन करता है, जिससे कि उसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकल रही थी और उसके अंदर से एक छोटा सा मॉन्स्टर टाइप बीस्ट जंप करके बाहर आ जाता है। सेंगुन उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था और सेंगुन कहता है ये क्या है, क्या मुझे इसे पकड़ना होगा? और उस मॉन्स्टर की शक्ल को देखकर भी लगता है कि उसे पता है कि सेंगुन उसे पकड़ने वाला है और वो सेंगुन के बिल्कुल भी हाथों में नहीं आने वाला। और अब इन दोनों के बीच बिली जैसा खेल स्टार्ट हो चुका था। सेंगुन उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव सेंगुन के हाथों में आ ही नहीं रहा था। सेंगुन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है उसे पकड़ने की, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पाता और अब सेंगुन परेशान हो चुका था। लेकिन अब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद सेंगुन भी उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। सेंगुन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश था कि उसने उसे पकड़ लिया है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपने कुत्ते जैसे दांतों को निकालता है और सेंगुन को काट लेता है और दर्द की वजह से सेंगुन की आत्मा इसके शरीर से निकल गई थी और उसका चेहरा देखने लायक था। वो मॉन्स्टर सेंगुन की आंतों से छोड़कर बीच की तरफ चला जाता है और अब जैसे ही वो सेंगुन को देखता है तो वो भी थरथरा कर कांप रहा था, क्योंकि अब सेंगुन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो डेविल स्मेल करते हुए कहता है मैं अभी तक तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा प्यार से पेश आ रहा था, लेकिन अब मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अब सेंगुन को अपने पास आता हुआ देखकर वो मॉन्स्टर आसमान में जंप लगाता है, लेकिन सेंगुन तो उससे भी ऊपर आसमान में पहुंच गया था। लेकिन तभी सेंगुन हवा में घूमकर अपने पंच को रेडी करता है और उसके सर में एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि सेंगुन के पास एक नोटिफिकेशन आती है क्रिटिकल हिट और हमें बताते हैं कि वो डीमन यहाँ पे मर चुका है और उसके मरने की वजह से एक पेंडेंट निकलता है और सिस्टम यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है कि आपने रैंडम बॉक्स में से सबसे बेस्ट आइटम को ऑब्टेन किया है। आगे सिस्टम सेंगुन को बताता है ये बी रैंक का वर्थ आयरन पेंडेंट है, जिसकी वजह से उसके स्किल्स 7% से बढ़ जाएंगे और किसी भी तरह के मैजिक का इस्तेमाल करने पर आयरन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाएगी। सेंगुन उस पेंडेंट को हाथ में लेते हुए कहता है कि चलो इसके स्किल्स को ट्राई कर देखते हैं और सेंगुन के उस पेंडेंट को एक्टिवेट करने पर सेंगुन को पता चलता है कि वो पेंडेंट सेंगुन के बॉडी के 10% डैमेज को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेगी। सेंगुन ये देखकर काफी खुश होता है और वो कहता है मेरे शॉर्ट स्किल 7% से इंक्रीज हो गए हैं और मेरा फिजिकल डैमेज 10% इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, यानी ये किसी ए रैंक के आइटम से भी काफी ज्यादा बेहतर है। ये तो एक ओपी आइटम है जिसके पास अटैक और डिफेंस दोनों की एबिलिटीज है। लेकिन जैसे ही सेंगुन उसे पहनता है एक नोटिफिकेशन आता है आपकी सारी की सारी मैजिकल पावर कंज्यूम हो गई है और आपके पेंडेंट की आयरन प्रोटेक्शन स्किल डीएक्टिवेट हो गई है। सेंगुन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये पेंडेंट तो मेरी मैजिकल पावर को पागलों की तरह एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सेंगुन उसका जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने का सोचता है। लेकिन तभी सेंगुन के पास 7वें फ्लोर के ट्रायल में एंटर करने का नोटिफिकेशन आ गया था। सेंगुन ये देखकर कंफ्यूज होते हुए कहता है कि क्या हमें अब नेक्स्ट ट्रायल देने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा और मैं अगर अभी इस ट्रायल को दे पाऊँ तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और क्या सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ इसलिए वो कम्युनिटी को चेक करता है, जहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ सभी लोगों के साथ ऐसा ही हुआ है और वो लोग आपस में बात कर रहे थे क्या तुम्हें पता है कि वेटिंग टाइम खत्म हो चुका है। सेंगुन चैट को पढ़कर कहता है कि हाँ सभी लोगों के वेटिंग टाइम खत्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे ये दिक्कत नहीं लगता कि कोई अभी तुरंत ही 7th फ्लोर के ट्रायल को देने के लिए जाएगा, यानी ये लोग यहाँ पे पॉइंटर्स के बेनिफिट के लिए जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस ये लोग यहाँ से जितना ज्यादा जल्दी हो सके घर जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लो रैंक के चैलेंजर्स ही हैं। पर मुझे ये याद रखना चाहिए कि यहाँ का एटमॉस्फेयर 6th फ्लोर की एटमॉस्फेयर से काफी ज्यादा अलग है। जितने भी मर्डरिंग मैनिकर्स हैं वो लोग यहाँ पर चुप कर बैठे हुए हैं। इसके बाद सेंगुन अपनी नेक्रोमेंसर स्किल को देखने लगता है और वो देखता है कि उसे एक और इफेक्ट मिला था कि सेंगुन अपने किसी भी सोल को अपने फिजिकल बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकता है। सेंगुन हैरान हो तो कहता है कि क्या मेरे बेसिक स्किल धीरे धीरे करके स्पेसिफिक नहीं होते जा रहे हैं। पहले मैं सोल्स का इस्तेमाल करके केवल अपने स्टैट्स को ही बढ़ा सकता था और अब मैं यहाँ पे सोल्स का इस्तेमाल करके अपनी मैजिक पावर सील्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने सोचा था कि शायद मेरी स्किल एब्जॉर्ब करने की स्किल बढ़ गई होगी, पर मेरे लिए डिफेंस टाइप की एबिलिटी की भी जरूरत थी। जो कहते हुए सेंगुन अपनी इन्वेंटरी से स्वॉर्ड को निकालकर हवा में उछाल देता है और आगे कहता है चलो अपनी सोल सील्ड को देखते हैं ये कितनी ज्यादा ताकतवर है और अगर मेरा हाथ कट भी जाता है तो फिर भी मैं लॉबी के अंदर हूँ, इस वजह से मेरा हाथ फिर से रिकवर हो जाएगा। अब जैसे ही वो तलवार सेंगुन के हाथ से टकराती है, सेंगुन की नई एबिलिटी सोल सील्ड की वजह से वहाँ पर एक सील्ड बन जाती है और सिस्टम सेंगुन को बताता है कि आपकी सोल ने आपकी इंजरी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से वो डिसअपियर हो गई है और अब आपके पास केवल 3 सोल्स ही बाकी हैं। सेंगुन ये देखकर समझ जाता है कि आखिर उसकी स्किल कैसे काम करती है। सेंगुन ने जितना ज्यादा अच्छा सोचा था ये स्किल उससे भी ज्यादा बेहतर थी। अब मैं अपनी सभी सोल्स पर डिवावर नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं उन्हें सील्ड की तरह यूज कर सकता हूँ। इसके बाद सेंगुन लीडर बोर्ड पर अपनी रैंकिंग को चेक करता है, जहाँ पे इसकी रैंकिंग 4थे पर आ गई थी। ये देखकर सेंगुन कहता है कि ये इतनी भी ज्यादा बुरी बात नहीं है क्योंकि पॉइंट्स बनने के लिए हमें टॉप 50 में रहना होगा। और इसके बाद सेंगुन नेक्स्ट ट्रायल देने के लिए चला जाता है और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे आता है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो में। टाटा बाय बाय।